प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता का अध्ययन हम कर रहे हैं। वैद्युत विभव का पोर्शन हमने समाप्त कर दिया है और आज से वैद्युत धारिता का पोर्शन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैद्युत धारिता का जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो टॉपिक है वो टॉपिक है परावैद्युत और इंग्लिश में इसे डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो परावैद्युत का अध्ययन आज हम करेंगे। परावैद्युत एक्चुअल में होता क्या है ये समझेंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसको हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का पदार्थ है चालक, एक होता है कुचालक और एक प्रकार का होता है अर्धचालक। जो चालक पदार्थ होते हैं वो आप सबको पता है कि चालक वे होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अगर हम इनमें विद्युत क्षेत्र लगाएं और विद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात इनमें आसानी से करंट या जो इनमें आवेश वाहक होते हैं वो आसानी से इनमें से प्रवाहित हो जाते हैं। आवेश वाहक का प्रवाह इनमें से बहुत अच्छी प्रकार से हो जाता है। सारी धातुएं चालक में आ जाती हैं। ऐसी कुचालक हैं। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेश वाहक का प्रवाह नहीं होने देते, मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आवेश वाहक बिल्कुल भी इनमें नहीं बह सकते। और अर्धचालक आप लोगों ने पढ़ा है। अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच की कैटेगरी होती है। अर्धचालक कभी चालक के प्रकार से व्यवहार करता है और कभी कुचालक बन जाता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक को यदि हम गर्म करें, उसका ताप बढ़ाएं तो वो चालक बन जाता है और रूम टेम्परेचर पे या कम तापमान पर अर्धचालक जो है कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब बात आई परावैद्युत। तो परावैद्युत भी एक अलग प्रकार की ब्रांच बोल सकते हैं। इन 3 के अलावा एक नए टाइप के पदार्थ होते हैं, लेकिन परावैद्युत में कुचालक के अधिकतर गुण पाए जाते हैं। ठीक है, परावैद्युत में कुचालक के अधिकतर गुण पाए जाते हैं। कुचालक का सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या है कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो परावैद्युत वही होते हैं, परावैद्युत में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु एक स्पेशल चीज़ परावैद्युत में होती है जो कि कुचालकों में नहीं होती है। हम उसे समझेंगे। देखिए, परावैद्युत में पहली चीज़ तो क्या बताई कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या कोई भी आवेश वाहक इनमें से नहीं बह सकता। तो परावैद्युत की पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ये विद्युत इफेक्ट, विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये परावैद्युत के 2 गुण हैं। सबसे पहला गुण तो हो गया कि परावैद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरा गुण हो गया विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखें, विद्युत क्षेत्र में यदि परावैद्युत को रखें तो ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो परावैद्युत आप समझ गए होंगे। परावैद्युत में 2 प्रॉपर्टी होती है कि पहला परावैद्युत क्या होता है, विद्युत धारा तो अपने से प्रवाहित नहीं होने देता, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रवाह को ये दर्शाता है। ठीक है, देखिए क्या समझिए। विद्युत प्रभाव मतलब सपोज ये आपका कोई परावैद्युत मटेरियल है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसको सपोज हमने विद्युत क्षेत्र में रखा। विद्युत क्षेत्र, सपोज इस विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र है जो कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव, इस विद्युत क्षेत्र में हमने ये परावैद्युत पदार्थ रखा। ठीक है, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है और इस परावैद्युत पदार्थ को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा। तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये परावैद्युत पदार्थ का जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। यहाँ पे सारे ऋण आवेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये वाला सिरा जो है ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित। तो इस प्रकार से ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत धारा तो अपने से प्रवाहित नहीं होने देते, परंतु विद्युत प्रभाव को ये प्रदर्शित करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है परावैद्युत की। परावैद्युत अगर कोई पूछे परावैद्युत क्या है, तो परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो कि विद्युत प्रभाव को तो प्रदर्शित करते हैं परंतु अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। वे पदार्थ परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था ना कि कुचालकों के तो गुण आते हैं। कुचालकों का गुण ये है, अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, लेकिन सारे जो कुचालक हैं वो परावैद्युत नहीं हैं। ठीक है, सारे कुचालक जो हैं वो परावैद्युत नहीं हैं, लेकिन सारे जो परावैद्युत हैं वो कुचालक हैं, क्योंकि उनकी वो प्रॉपर्टी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती। वो सब कुचालकों की प्रॉपर्टी है। तो जितने भी कुचालक हैं वो परावैद्युत नहीं हैं, लेकिन सारे परावैद्युत कुचालक हैं। इनको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें परावैद्युत के, तो परावैद्युत के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे कि कांच है, कांच आपका परावैद्युत है। कांच हो गया आपका, रबड़ हो गया, रबड़ परावैद्युत है। और आपका अभ्रक है, अभ्रक भी परावैद्युत है। अब एबोनाइट है, एबोनाइट भी परावैद्युत है। आपका मोम हो गया, मोम भी परावैद्युत है। कागज़ परावैद्युत है। ये सारी चीज़ अधिकतर आपकी, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी परावैद्युत है। ये सारे आपके परावैद्युत के एग्जाम्पल हो गए। कांच है, रबड़, अभ्रक, एबोनाइट, मोम, कागज़, प्लास्टिक, ये सब एबोनाइट। और आप गौर से देखिएगा ये सारे आपके अचालक भी हैं, लेकिन अचालक होने के साथ साथ ये प्रभाव, विद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन सब को हमने क्या बताया, परावैद्युत बताया। तो सारे के सारे जो ये हैं हमारे हैं, ये सारे क्या हैं, परावैद्युत हैं और साथ में ये कुचालक भी हैं। ठीक है, तो कुचालकों के अधिकतर गुण हमारा परावैद्युत रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कुचालक परावैद्युत होंगे। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड कुचालक हैं यही परावैद्युत के गुण रखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे परावैद्युत के बारे में। ठीक है, अब परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं। एक परावैद्युत होता है पहला, जिसको हम बोलते हैं अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी को बोलते हैं नॉन पोलर। और दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी परावैद्युत का मतलब होता है पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, अध्रुवी मतलब जिसमें कोई ध्रुव ना हो, और ध्रुवी मतलब जिसमें ध्रुव हो। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार के परावैद्युत अभी आपको बताएंगे, अध्रुवी परावैद्युत और ध्रुवी परावैद्युत। ठीक है, अध्रुवी परावैद्युत पहले समझाते हैं हम। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ध्रुव नहीं है, मतलब जो भी हमारा परावैद्युत है उसमें धन पोर्शन और ऋण पोर्शन, जो धन आवेश हैं और ऋण आवेश के केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती होते हैं। ठीक है, धनावेश के, मान लो ये धनावेश हो गया और ये ऋण आवेश हो गया। धन आवेश और ऋण आवेश के जो केंद्र बिंदु होते हैं वे एक दूसरे के संपाती होते हैं। तो ऐसा परावैद्युत अध्रुवी परावैद्युत कहलाता है। जबकि ध्रुवी परावैद्युत में क्या होगा, धन आवेश का जो सेंटर पॉइंट है और ऋण आवेश का सेंटर पॉइंट है, ये धनावेश और ये ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसा परावैद्युत हमारा ध्रुवी परावैद्युत कहलाएगा। जब धनावेश और ऋण आवेश के जो सेंटर पॉइंट है, जो मध्य बिंदु हैं, वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, तो वो परावैद्युत हमारा अध्रुवी परावैद्युत कहलाएगा। जबकि धन आवेश और ऋण आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो वो ध्रुवी परावैद्युत कहलाएगा। ठीक है, अध्रुवी परावैद्युत के आप उदाहरण देख सकते हैं। एक तो सबसे बढ़िया उदाहरण नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, आपका बेंजीन है, आपका मीथेन है। ये सारे आपके अध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण हैं। जबकि ध्रुवी परावैद्युत में आप उदाहरण लोगे तो अमोनिया NH3 इसका आपका उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण है, आपका H2O जल इसका उदाहरण है, एल्कोहल आपका इसका उदाहरण है। तो ये अध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मीथेन इस टाइप के जो कि सम्मित होते हैं ये अध्रुवी परावैद्युत हैं। जबकि NH3 मतलब अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, एल्कोहल हो गया, सब ध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जब पोल नहीं है, नॉन पोलर है,
ध्रुव नहीं है, दो ध्रुव इसमें आप अलग अलग हैं, इसमें कोई ध्रुव नहीं है, दो ध्रुव नहीं है। तो ध्रुव न होने के कारण इसमें जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो नहीं होगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत द्विध्रुव है नहीं, धन पोर्शन ऋण पोर्शन अलग अलग नहीं है, धन पोर्शन ऋण पोर्शन एक ही बिंदु में है, दोनों एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, जबकि जो ध्रुवीय परावैद्युत होता है उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि धन पोर्शन और ऋण पोर्शन अलग अलग हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें जरूर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक नॉन पोलर मतलब अध्रुवी परावैद्युत, दूसरा ध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी को अध्रुवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ध्रुव नहीं होते। ध्रुव नहीं होने का मतलब क्या है? धन पोर्शन और ऋण पोर्शन के जो मध्य बिंदु होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं, और ध्रुवी परावैद्युत में धन पोर्शन और ऋण पोर्शन एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको इसके दे दिए। तो डाइलेक्ट्रिक में हमने ये है। अब हम पढ़ेंगे कि जब ध्रुवी और अध्रुवी परावैद्युत को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका अध्ययन अब हम करते हैं। देखिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत का व्यवहार, तो दोनों प्रकार के परावैद्युत का व्यवहार हम देख लेंगे। सबसे पहले हम अध्रुवी परावैद्युत मतलब नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसका व्यवहार देखते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अध्रुवी परावैद्युत किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक परावैद्युत का मटेरियल हो गया और इसमें हमने ये बाहर से ई वैद्युत क्षेत्र लगाया। ई वैद्युत क्षेत्र का मतलब है ई वैद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर इस प्रकार से लग रहा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, अभी बताया था मैंने कि इसमें जो मटेरियल जो हमारा ये परावैद्युत पदार्थ है इसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के संपाती हैं, तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन होगी। मान लो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश और ये एक दूसरे के संपाती। इस प्रकार से इसके अंदर धन और ऋण आवेशों का वितरण रहता है। दोनों इस प्रकार अपने जगह में धन और ऋण आवेश रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी आपको बताया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको बाहर बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगाया तो इस पे कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि जो इसके धन और ऋण आवेश हैं ये आपेक्षिक रूप से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब विस्थापित होते हैं। ठीक है, जो पोर्शन ये था ये वाले में धन और ऋण आवेश का केंद्र बिंदु एक ही था, अब वो एक ना रहकर डिफरेंट हो जाता है, मतलब अब ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब इस प्रकार से इनकी आकृति बन जाएगी। अब देखिए, ये आपका धन है तो धन के बगल में यहाँ सारे ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरा पोर्शन इसका धन का, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है विद्युत क्षेत्र, तो धन ये है ऋण ये है, तो धन के बगल में इस पोर्शन में सारे ऋण आवेश और दूसरे ऋण के बगल में सारे धन आवेश। ऐसे इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। ये जो है मतलब ये वाला मटेरियल वो इस प्रकार से ऋण आवेश इधर धन आवेश इधर, तो धन और ऋण आवेश अब एक दूसरे के संपाती न रहकर एक दूसरे से कुछ अलग हट जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो अध्रुवी परावैद्युत को जब हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इस प्रकार की घटना ये उत्पन्न होती है। ठीक है, इस घटना का नाम है एक, वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ गए होंगे क्या होता है कि जब अध्रुवी परावैद्युत हैं जिनमें कि धन और ऋण आवेश एक दूसरे के संपाती रखे हुए थे, लेकिन जैसे हमने इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो धन और ऋण आवेश में विस्थापन हो गया। जो ऋण है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और धन दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो अध्रुवी परावैद्युत को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये इसमें प्रभाव होता है। इसी प्रकार से जब हम ध्रुवी परावैद्युत को रखेंगे तो उसमें क्या प्रभाव होता है वो समझिए। देखिए, जो ध्रुवी परावैद्युत होता है नॉर्मल अवस्था में अगर हम उसमें देखें तो मैंने अभी आपको बताया था ध्रुवी परावैद्युत में बहुत सारे क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ऑटोमेटिकली बने होते हैं। ठीक है, तो ये जब ध्रुवी परावैद्युत है तो ये उसका हमने एक छोटा सा मटेरियल ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया। इस टुकड़े में इस प्रकार से हमारे जो
द्विध्रुव हैं वो इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते रहते हैं और उनमें पहले से ही पोल रहते हैं। ध्रुवी है तो एक धन सिरा इधर ऋण सिरा इधर, ऐसे ऋण धन किसी भी प्रकार से ये आपस में इधर उधर एक इस पूरे मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत का नॉर्मल कंडीशन ऐसी होती है। तो जिसके कारण इनका जो टोटल है, जो टोटल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसका आघूर्ण ये कैंसिल कर देगा, ये सारे एक दूसरे के आघूर्णों को कैंसिल कर देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो इसका नेट होता है वो शून्य होता है। कब के केस में? जबकि ये स्वतंत्र अवस्था में, अभी हमने इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। ठीक है, जब मैं इसमें बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा देता हूँ, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव, इस प्रकार से मैंने एक इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो जब इस प्रकार से लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो इधर उधर पहले अट्रेंडम घूम रहे थे, अब ये इधर से न घूमकर एक बाह्य फोर्स, बाह्य बल के अंतर्गत एक काम करने लग जाते हैं और बहुत हद तक समांतर लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार ये समांतर रेखा हैं, तो इस प्रकार से ये सारे परावैद्युत ये इस समांतर लाइन में इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे इनकी दिशा अलग हो, लेकिन रहते ये क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं एक दूसरे के। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे हमने आपको बताया, विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो इस परावैद्युत के सारे ऋणावेश एक तरफ और धनावेश उसके दूसरी तरफ, ऋणावेश एक तरफ धनावेश दूसरी तरफ, इस प्रकार से ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इसका बदलाव हो जाता है। पहले जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हुआ था, अब वो शून्य न रहकर उसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कुछ न कुछ मात्रा जरूर हो जाती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक तरह से उत्पन्न हो जाता है। पहले जीरो था और अब कुछ न कुछ इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कब होता है? जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या क्या घटना होती है वो मैंने आपको समझा दी है। ये घटना आपको समझ आ गई होगी। अब हम बताएंगे कि ये घटना क्या कहलाती है। देखिए, इस घटना को बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण आपने देखा होगा क्या हुआ, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन में क्या हुआ समझिए। देखिए, जैसे ही हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो पहले अध्रुवित थे वो ध्रुवी में बदल गए, मतलब जो नॉन पोलर थे वो ध्रुवी में बदल गए, और जो पोलर थे वो भी एक अलग तरह से बिहेव करने लगे। तो क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन और ऋण आवेशों का जो आपेक्षिक विस्थापन हुआ, आपेक्षिक विस्थापन होने की यही घटना क्या कहलाती है, वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण और कुछ नहीं है। बाह्य विद्युत क्षेत्र जब हमने लगाया तो धन आवेश तथा ऋण आवेश का क्या हुआ, आपेक्षिक मतलब एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन हुआ। आपेक्षिक विस्थापन होने की यही घटना वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस वैद्युत ध्रुवण को नापने के लिए एक ध्रुवण सदिश का भी यूज करते हैं। ठीक है, ध्रुवण सदिश एक्चुअल में देखिए क्या होता है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, जैसे ये परावैद्युत पदार्थ था, इस परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में पदार्थ का जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ध्रुवण सदिश कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण आप समझ गए होंगे। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है? वैद्युत ध्रुवण होता है कि वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत के जो धन और ऋण आवेश होते हैं, जब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आपेक्षिक विस्थापित हो जाते हैं, तो आपेक्षिक विस्थापन होने की ये घटना वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। और ध्रुवण सदिश क्या होता है कि परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में क्या होता है, कोई भी परावैद्युत है तो परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वही हमारा घूर्णन सदिश कहलाता है। इसको भी हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक सदिश राशि है
ध्रुवण सदिश क्या होता है कि जो हमारा परावैद्युत है, इस परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन में, इसका अगर हम यूनिट वॉल्यूम लें, प्रति एकांक आयतन लें, तो प्रति एकांक आयतन में जितना नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जितना द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वही हमारा ध्रुवण सदिश कहलाएगा। इसको भी पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुवण और ध्रुवण सदिश आपने समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखें, चाहे वो द्विध्रुव कह रहा हूँ, परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखें, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत है चाहे अध्रुवीय परावैद्युत है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, मान लो ये हमारा एक परावैद्युत है और इस परावैद्युत को हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब हमने यहाँ से एक क्षेत्र अप्लाई किया हुआ है, धन सिरा यहाँ है, ऋण सिरा यहाँ है, और इस धन से ऋण की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र का नाम E0 दे दिया। ठीक है, अब ये परावैद्युत है, परावैद्युत का नाम दे दिया ABCD, परावैद्युत का एक टुकड़ा हो गया, और ये टुकड़ा हमने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो कि E0 है इसमें रखा। तो एक्चुअल में इसमें क्या प्रभाव होता है वो देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसको रखते ही सबसे पहले क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण की घटना होगी। ध्रुवण की घटना, तो इसके अंदर जितने भी परावैद्युत होंगे वो परावैद्युत इस प्रकार से एक संरेखित हो जाएंगे। ये इसका जो ऋण सिरा, ऋण भाग धन की तरफ, ये धन सिरा है तो धन की तरफ सारे ऋण इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार प्रत्येक जितने भी इसमें मॉलिक्यूल होंगे या अणु परमाणु जो होंगे वो व्यवस्थित हो जाएंगे। तो परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर जो धन और ऋण आवेश हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ऋण आवेश सब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, धन आवेश दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारा परावैद्युत को रखने पर होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो जैसे हमने बाहर से इसे परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र में इसे रखा तो उसके अंदर जो अणु परमाणु होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, जो मैं ये डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ और एक डॉटेड लाइन यहाँ खींच रहा हूँ, तो इस डॉटेड लाइन के अंदर के जितने भी ये धन और ऋण परमाणु हैं, धन और ऋण, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को, ये निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अंदर के इस डॉटेड लाइन के अंदर के सारे चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ कोई भी चार्ज अंदर नहीं रह पाता, केवल ये वाला, इस वाली पोर्शन में माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्लेट -Q बन जाती है और इस वाले पोर्शन में प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो ये प्लेट प्लस की Q बन जाती है। ये परावैद्युत प्लेट के बारे में बता रहा हूँ। जबकि बाहर से हमने ये पोर्शन ये अप्लाई किया था कि धन से ऋण आवेश की तरफ एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 अप्लाई किया था। तो अप्लाई कर रहा था E0, लेकिन क्या कहानी हुई, पहले तो ये सारा पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के बाद क्या हुआ कि अंदर जितने भी धन और ऋण थे उन्होंने एक दूसरे को सबने कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ये बाहर वाले पोर्शन वाला ऋण और ये इधर वाले पोर्शन वाला धन ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो ये जो हमारी प्लेट है AD प्लेट टोटल की टोटल ऋणावेशित हो गई, और ये प्लेट जो हमारी BC है ये टोटल की टोटल क्या हो गई, धनावेशित हो गई। ठीक है, तो ये प्लेट जब धनावेशित हो गई, ये प्लेट हमारी ऋण आवेशित हो गई, तो धन से ऋण की तरफ एक और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाता है, और ये ध्रुवण के कारण उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र का नाम EP मतलब पोलर, P का मतलब पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 है और उसके विपरीत दिशा में एक और विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा दोनों की दिशाएं अलग है। E0 की दिशा इस डायरेक्शन में है क्योंकि वो धन से ऋण पे थी, और इधर जो धन उसके विपरीत दिशा में बना, तो धन से ऋण EP की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमने देख ली। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो वह E0 - EP के बराबर हो जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र मतलब जो कम हुआ विद्युत क्षेत्र है,
मतलब जो ई नॉट तो पेवर विद्युत क्षेत्र था जो हमने बाहर से लगाया था, और ई पी उसके अगेंस्ट में उत्पन्न हो जाता है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ई नॉट में से ई पी को घटाकर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये परावैद्युत बना, तो परावैद्युत को जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, तो जो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट न रहकर अब परिणामी विद्युत क्षेत्र ई के बराबर हो जाता है, ई बराबर ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। तो एक्चुअल में ये होता है जब हम किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान घट जाता है। ई नॉट पर पहला विद्युत क्षेत्र था, ई पी बाद में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नॉट में से ई पी उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अभी इसमें ही एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो कि प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है, मतलब एक दूसरे को देख के। तो जब हमारा यहाँ पे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था, वो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी इनिशियल जो शुरू में हमने विद्युत क्षेत्र लगाया था ई नॉट वेक्टर उसके समानुपाती होता है। पी वेक्टर समानुपाती ई नॉट के होता है, और जब समानुपाती का निशान हटता है तो बराबर का निशान आएगा, साथ में एक कांस्टेंट राशि आती है। वो कांस्टेंट राशि का नाम होता है एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नॉट। ठीक है, ये कांस्टेंट राशि ये आती है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। अल्फा क्या होता है, नई चीज़ आपके सामने आई। अल्फा को बोलते हैं परमाणविक या आणविक ध्रुवता। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब जैसे ही हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया था तो अंदर एक प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था। तो जो ये प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वेक्टर पी, ये समानुपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट के। जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे ई नॉट को, बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे, तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब समानुपाती का निशान हटाए तो बराबर का निशान आया, साथ में एक कांस्टेंट राशि आई जिसको बोलते हैं परमाणविक या आणविक ध्रुवता। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, इसे याद रखना है। दूसरी चीज़, जो हमारा वैद्युत ध्रुवण उत्पन्न हुआ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पे, जो वैद्युत ध्रुवण उत्पन्न हुआ उसे भी वेक्टर पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत ध्रुवण को। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, एक तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी है वो समानुपाती होता है जो ये कम हुआ विद्युत क्षेत्र है। कम हुआ विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई, उसके समानुपाती। जबकि जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो समानुपाती होता है ई नॉट के, और जो वैद्युत ध्रुवण है मतलब प्रति एकांक आयतन में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो समानुपाती होता है कम हुए विद्युत क्षेत्र ई के। ठीक है, तो P समानुपाती E होगा। इसमें भी जब समानुपाती का निशान हटेगा तो बराबर का निशान आएगा, साथ में क्या आएगा, एक नियतांक। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही रहेगा, इसमें जो नियतांक आता है उसे जाई बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट जाई, और साथ में E। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन हम इन ध्रुवण के केस में पढ़ते हैं। जाई जो है आपने नई बात सुनी होगी, जाई इसे कोई काई भी बोलता है, जाई भी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, वैद्युत प्रवृत्ति ये होती है, ये मैटर के अनुसार बदलती रहती है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ था वो तो ई नॉट के समानुपाती होता है, और पी वेक्टर इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नॉट, और जो वैद्युत ध्रुवण होता है वो ई के समानुपाती होता है, तो पी वेक्टर इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई। ठीक है, ये जाई वैद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, वो है पदार्थ का परावैद्युतांक। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, और इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है पदार्थ का। वहाँ हमने एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के पढ़ा था। पदार्थ का परावैद्युतांक जो के होता है वो ई नॉट अपॉन ई। ई नॉट क्या था, जो मेन विद्युत क्षेत्र था, जो हमने बाहर से विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लगाया था ई नॉट,
ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया था, और ई क्या था, जो कम हुआ विद्युत क्षेत्र है, ई पी को घटाकर ई नॉट में से ई प्राप्त होता है। तो यही चीज़ है कि जो के है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र और कम हुए विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है पदार्थ का प्रावैद्युतांक, ठीक है। और के और आपका क्या है, जाई, के होता है प्रावैद्युतांक और जाई होता है विद्युत प्रवृत्ति। इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, के इजिकल टू होता है 1 प्लस जाई के बराबर। मतलब यदि हमें प्रावैद्युतांक पता है तो हम विद्युत प्रवृत्ति का मान निकाल सकते हैं, और विद्युत प्रवृत्ति पता है तो हम प्रावैद्युतांक का मान निकाल सकते हैं। तो विद्युत प्रवृत्ति जाई और प्रावैद्युतांक के एक दूसरे पर इस फॉर्मूले से डिपेंड करते हैं, के इजिकल टू 1 प्लस जाई, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ चुके हैं। हमने शुरू से क्या पढ़ा, विद्युत धारिता के अंतर्गत प्रावैद्युत को पढ़ा। प्रावैद्युत में बताया कि भैया 3 प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें से एक पदार्थ जो कुचालक है वो प्रावैद्युत कैसे मिलता जुलता है। तो प्रावैद्युत क्या हो गया, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर हमने इसके कुछ उदाहरण बताए, 2 प्रकार के विद्युत ये आपके प्रावैद्युत बताए, एक अध्रुवी और ध्रुवी, इनके परिभाषाएं बताई और बताई कि एक्चुअल में क्या उदाहरण होते हैं इनके। उसके बाद बताया कि जब ध्रुवी और अध्रुवी प्रावैद्युत को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें क्या प्रभाव पड़ता है। फिर विद्युत ध्रुवण के बारे में समझाया, घूर्णन ध्रुवण सदिश के बारे में समझाया, और एक्चुअल में समझाया कि जब प्रावैद्युत को किसी ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक्चुअल में अंदर क्या घटना घटित होती है। उसके बाद हमने 2 टर्म ये भी देखे, 2 इक्वेशन देखे, और इन इक्वेशन से फिर हमने जाई इजिकल टू k-1 या k इजिकल टू 1 प्लस जाई ये फॉर्मूला बताया कि जो प्रावैद्युतांक और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विद्युत प्रवृत्ति में ये संबंध होता है, ठीक है। तो ये हमने विद्युत धारिता का जो कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक प्रावैद्युत, इसका अध्ययन कर लिया है। कल हम विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बार बार समझिए और साथ में जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ उसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।